शहर शाम में फ़िदाइयों का और सलेबियों का हमला हो जाता है। यहाँ फ़िदाई कबायलियों के रूप पर हमला करते हैं, जिसे सबको ये लगता है कि इस्मत खातून ने सलेबियों के साथ हमला किया है। इस हमले में नजमुद्दीन अय्यूब बड़ी बहादुरी से लड़ते दिखाई देते हैं। इसी दौरान महल में अभी सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी शिरकू से पूछ ही रहे होते हैं कि सलाहुद्दीन का कुछ पता चला, और मैंने तुम्हें कहा है कि शहर में सिपाहियों को फैला दो, कि तुमने फैला दिया। ये कहते ही एक सिपाही अंदर दाखिल होता है और सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को खबर देता है कि सुल्तान, हमारे शहर पर हमला हुआ है, हम हर दरवाज़े पर यहाँ जंग लड़ रहे हैं। यहाँ सुल्तान शिरकू पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा भी था कि महल में सिपाहियों को बढ़ा दो और शहर में सिपाहियों को फैला दो, लेकिन तुमने अभी तक मेरी बात नहीं मानी। अब जंग का वक्त आ गया है, अपनी तलवारों को निकाल लो। यहाँ शिरकू सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को कहते हैं कि सुल्तान आप इधर रुक जाएं, हम खुद जंग लड़ लेते हैं। लेकिन सुल्तान कहते हैं, इस वक्त मेरी कौम को यहाँ मेरी ज़रूरत है, मैं महल के अंदर नहीं रह सकता, अब जहाद का वक्त है, हम बाहर निकलेंगे। ये कहकर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी अपने महल से बाहर निकलते हैं और एक लश्कर जमा करते हैं और महल के तमाम दाखिली और खारजी दरवाज़ों पर लड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ बाज़ार जहाँ औरतें काम कर रही होती हैं, वहाँ नजमुद्दीन अय्यूब की बेटी आती है और बताती है, शाम में हमला हो गया है, शहर पर हमला हो गया है, अब हमें उठना होगा, हमें लड़ना होगा। जहाँ नजमुद्दीन अय्यूब की बीवी और सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की बीवी जो शाम की मलका थी, उन्हें अपनी तलवार को निकाल लिया और जंग शुरू कर दी। इसी दौरान यहाँ पीछे से एक सिपाही नमूदार होता है जो असल में फ़िदाई होता है। ये फ़िदाई यहाँ नसरुद्दीन की बीवी बेरा खातून के पीछे आ जाता है और पीछे से उसके पेट पर खंजर मार देता है। इस खंजर से नजमुद्दीन की बीवी और नसरुद्दीन की भी बहुत ज़ख्मी हो जाती हैं और बेरा खातून फ़ौरन ही गिर जाती हैं। असल में इस सिपाही को हशाशियों का सरबराह पहाड़ी आका तैयार करता है। इसको पहला फरीदा देता है कि अगर तुम बेरा खातून को मार लो तो तुमको मेरी मनचाही जन्नत मिल जाएगी। वो सिपाही भी इसी तरह करता और बेरा खातून को मारने के बाद वहाँ से फ़रार हो जाता है। ये सीन मलका खातून देख रही होती हैं। मलका बेरा खातून को आवाज़ भी देती हैं कि होश में रहना, मैं बस अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। और यहाँ तमाम शाम के हर दरवाज़े पर और बाज़ारों में जंग का समा होता है। लेकिन बहुत थोड़ी देर में ही सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की फ़ौज सलेबियों पर गलबा पा लेती है और आहिस्ता आहिस्ता तमाम सलेबी सिपाही और तमाम कबायली रूप वाले फ़िदाई मारे जाते हैं। इसके बाद मलका खातून बेरा खातून को देखने जाती हैं, लेकिन वहाँ बहुत देर हो चुकी होती है और बेरा खातून शहीद हो जाती हैं। ये देखते ही वहाँ नजमुद्दीन अय्यूब और मलक नसरुद्दीन आ जाते हैं। मलक नसरुद्दीन कहते हैं, बेरा खातून किधर है, मलका मुझे बताइए। मलका पहले तो हिचकिचाती हैं और फिर नसरुद्दीन को बताती हैं कि आपकी बीवी को ज़ख्म लगा है और वो शहीद हो गई। ये सुनते ही मलक नसरुद्दीन अपनी बीवी बेरा खातून की तरफ भागता है, उसको जगाने की कोशिश करता है और रोना शुरू कर देता है और बार बार कहता है, इस्मत खातून मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी बीवी को मारा है, मैं तुम्हारा सब कुछ तहस नहस कर दूंगा।
इसी दौरान सुल्तान नजमुद्दीन अयूब और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी यहाँ सिपाहियों की जांच करते हैं कि यहाँ सलेबी सिपाही कौन थे और यहाँ जो कबायली रूप में आए थे वो कौन थे। लेकिन तमाम तर इशारे इस्मत खातून की तरफ ही जा रहे थे। शिरकू बताते हैं कि हमने आज ही देखा था कि सलेबी सिपाही सोना लेकर इस्मत खातून की तरफ जा रहे थे। तो ये हो सकता है कि इस्मत खातून ने उनकी बात मान ली हो और उनसे इत्तेहाद कर लिया हो। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बड़ी सोच विचार के बाद शिरकू कहते हैं, हाँ अब जब सब इशारे उन्हीं की तरफ जा रहे हैं तो अब हमें लश्कर तैयार करना होगा, अब हम जाकर हमला करेंगे। और साथ साथ कहते हैं कि इस्मत खातून आपने अच्छा नहीं किया, मैंने आप पर दया दिखाई लेकिन आपने ये इत्तेहाद करके हम पर ज़ख्म नहीं दिया बल्कि अपने लिए मौत खुद तैयार की है। अब मेरे इंतकाम का मज़ा चखिएगा। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन फिदाइयों की कैद में होता है और वहाँ कुछ पहरेदार सलाहुद्दीन को धुआं सुंघा रहे होते हैं ताकि इस धुएँ से सलाहुद्दीन की होश चली जाए और वो अक्ल से महफूज हो जाए। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी यहाँ बहुत समझदारी से काम लेते हैं और एक खंजर साथ लाते हैं। वो खंजर से अपनी रस्सी को खोलते हैं और एक्टिंग करते हैं कि वो बेहोश हो गए हैं। बेहोशी देखते ही पहरेदार सलाहुद्दीन के पास आते हैं और कहते हैं, मुबारक हो, तुम भी हमारी जन्नत में आ गए हो। लेकिन सलाहुद्दीन यहाँ पहरेदार को पकड़कर उन्हें कत्ल कर देते हैं। इस कत्ल के दौरान के बाद सलाहुद्दीन अभी गार्ड से बाहर निकलते हैं कि उन्हें पता लगना शुरू हो जाता है कि जो धुआं उन्हें पिलाया गया है वो उन पर असर कर रहा है। सलाहुद्दीन यहाँ बेहोशी और डगमगाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान जैसे वो गार्ड से बाहर निकलते हैं यहाँ फिदाइयों के सिपाही सलाहुद्दीन को घेराबंदी कर लेते हैं और सलाहुद्दीन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, देखो सलाहुद्दीन, तुमने हमारी गार्ड से निकलना चाहा लेकिन हमने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम्हारा इंतकाम देखोगे। अभी एक फिदाई सिपाही ये कहता है कि इसी दौरान वहाँ अतसिफ बे और हाली बे आ जाते हैं और इन सिपाहियों को बुरी तरह नाकाम कर देते हैं और बहादुरी से लड़ते हैं। वो फ़ौरन भागते सलाहुद्दीन अयूबी के पास जाते हैं और सलाहुद्दीन कहते हैं कि आप ठीक है मलिक हज़रत। सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं ठीक हूँ, शाम पर हमला हुआ है। फिदाइयों की ये चाल है कि वो ये हमला कबायलियों पर डालेंगे, लेकिन असल में ये हमला उन्होंने ही किया है। तो हमें जल्दी यहाँ शाम में जाना होगा और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इस बात से आगाह करना होगा ताकि मुसलमानों की आपसी जंग रुक सके। लेकिन सलाहुद्दीन ये कहते ही बेहोश हो जाते हैं और यहाँ सिपाही समझ जाते हैं कि सलाहुद्दीन पर यहाँ धुएँ का असर हो गया है। वो सलाहुद्दीन को एक नदी के किनारे लेकर जाते हैं और सलाहुद्दीन का मुंह धुलवाते हैं और उसके मुंह पर पानी के छट्टे भी मारते हैं। इससे सलाहुद्दीन को फ़ौरन होश आ जाती है और सलाहुद्दीन होश में आते ही कहते हैं, शाम पर हमला हुआ, तुम लोगों ने कुछ किया? लेकिन सिपाही बताते हैं, आप तो बेहोश हो गए थे, हम तो आपको उठाने में लगे हैं, अभी तक शाम नहीं गई, हमें नहीं पता शाम में क्या सूरत हाल है। सिपाही मज़ीद पूछते हैं कि आपने धुएँ से कैसे बचे? इस धुएँ से तो बड़े बड़े सिपाही नहीं बच पाते। सलाहुद्दीन कहता है, मुझे पता था इस धुएँ में क्या क्या हो सकता है, मैंने इसलिए बड़ी समझ सोच के साथ सांस लिया और जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहा, इसलिए अब मैं सही खड़ा हूँ। चलो अब जल्दी शाम में चलते हैं, वहाँ जाकर सूरत हाल देखते हैं। सलाहुद्दीन कहने के बाद फिर हम लोग घोड़े पर बैठते हैं और शाम के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब एक पहाड़ी की चोटी से ग्रेगोर और पहाड़ी आका ये सारा सीन देख रहे होते हैं कि किस तरह शाम की तबाही हो रही है। पहाड़ी आका ग्रेगोर को कहता है, देखो यहाँ दुनिया का हर फासला मैं ही करता हूँ, मैंने तबाही का फ़ैसला कर लिया, अपने अजाब का रुख जंगियों की तरफ कर दिया है, देखो वो मेरी तबाही से जल रहे हैं। ग्रेगोर यहाँ आका से पूछता है कि आपको लगता है कि जब आपके सिपाही कैद हो जाएंगे तो मुंह नहीं खोलेंगे? ऐसा भी हो सकता है कि वो मुंह खोल दें और आपका राज सारा खुल जाए, क्योंकि तुम तो एक जादूगर हो। यहाँ पहाड़ी आका अपने सिपाहियों को कहता है कि फिदाइयों, जन्नत के लिए मेरे लिए जान दे दो। वो सारे सिपाही वहाँ पहाड़ी से कूद जाते हैं। ग्रेगोर उसके ये सिपाही सारा सीन देखकर बहुत हैरान होते हैं और इस बात पर यकीन नहीं करते किस तरह हो सकता है ये कि इसके सिपाही इसके सिर्फ एक कहने पर ही जान दे दें। यह पहाड़ी आका ये बात बोलता है और कहता है, जिस तरह तुम लोग दुनिया से प्यार करते हो, मेरे सिपाही मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि जन्नत मेरे कदमों के नीचे है और मैं इस जन्नत को तकसीम करूँगा। इससे अगले सीन में मलक नसरुद्दीन को दिखाया जाता है जो महल में अपनी बीवी के लिए रो रहा होता है। तो उसकी बीवी की लाश पड़ी होती है, उसका बेटा भी यहाँ क्रिया जारी कर रहा होता है। यहाँ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी आते हैं, अपने भाई को कहते हैं, ताज़ियत कबूल करो, उन्होंने हमारे ख़ानदान पर हमला किया है, हम इसका इंतकाम ज़रूर लेंगे, सिर्फ तुम सब्र रखो। लेकिन मलक नसरुद्दीन यहाँ गुस्से में आ जाता है और कहता है, भाई ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है, आपने इस्मत खातून को रियायत बख्शी, उसकी बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं किया,
देखो आज हमारे साथ क्या हो गया, उसने मेरी बीवी को मार दिया। तो आप ये बात छोड़ ही दे कि आपको इसका कोई गम है, ये सब हुआ ही आप ही की वजह से है। सुल्तान कहते हैं तुम अभी गम की हालत में हो, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, तुम एक बार ठंडे हो जाओ, फिर हम जल्दी फैसला करते हैं। मलिक नसरुद्दीन कहते हैं फैसला क्या करना है, जल्दी जंग का लश्कर तैयार करें और हमला करें, यही अब हमारा इंतकाम को ठंडा कर सकता है। अभी ये मुकालमा चल ही रहा होता है कि सामने से शहनशाह बाल्डन आ जाता है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कहते हैं तुम्हारी हिम्मत ही कैसे हुई, तुमने एक तरफ मेरे पर हमला किया और तुम भी इधर आ गए हो, तुम्हारे स्लेबीज पर ने पहले हमारे शहर को तबाह किया और तुम आ गए हो। लेकिन शहनशाह बाल्डन कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मेरी बहन विक्टोरिया और ग्रेगोर का काम है, लेकिन आप मेरे पर यकीन कीजिए मैं ग्रेगोर और विक्टोरिया दोनों से इंतकाम लूँगा और मैं खुद सजा दूँगा ताकि आपका इंतकाम ठंडा हो सके। लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कहते हैं मैं तुम्हारी नीयत पर एतबार कैसे करूँ, तुम तो एतबार करने के लायक ही नहीं हो। यहाँ शहनशाह बाल्डन एक पेशकश करता है और कहता है बेहतर है हम अपने इत्तेहाद बढ़ाएं ताकि हम जल्दी ये जंगों को एक खात्मा कर सकें। इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक पेशकश है, मैं अपनी बहन विक्टोरिया का हाथ सलाहुद्दीन के लिए देने को तैयार हूँ। हम विक्टोरिया और सलाहुद्दीन की शादी कर सकते हैं जिससे ये इत्तेहाद हो जाए। इसी दौरान मलिक नसरुद्दीन ये सीन देखता है और कहता है शहनशाह बाल्डन तुम इधर किधर, वो अपनी तलवार निकाल कर हमला करने ही लगता है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से रोक देते हैं। मलिक नसरुद्दीन बहुत हैरान होता है और कहता है भाई आप क्या कर रहे हैं, इसने मेरी बहन को मारा है। लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बताते हैं कि इससे तुम्हारी बहन को नहीं मारा, ग्रेगोर और विक्टोरिया का सारा हाथ था। ये सुनकर मलिक नसरुद्दीन ज़रा ठंडा होता है और बाल्डन सुल्तान नूरुद्दीन को कहता है मैं जा रहा हूँ, मेरी पेशकश पर गौर कीजिएगा, मैं आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। इसके बाद शहनशाह बाल्डन अस्कलान जाते हैं जहाँ मलका विक्टोरिया और ग्रेगोर जश्न मना रहे होते हैं। ग्रेगोर विक्टोरिया कहता है देखो मैंने साबित कर दिया मैं एक मजबूत जंगजू हूँ, अब मेरी इंतकाम की आग भी ठंडी हो चुकी है, शाम भी जल रहा है और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, ये सब आका की वजह से है। ये मुकालमा चल ही रहा होता है कि आज शहनशाह बाल्डन आ जाते हैं और कहते हैं मैं आ गया हूँ, कोई फतह नहीं हुई, शुक्र करो मैंने तुम्हें बचा लिया, अगर आज मैं ना होता तो अभी नूरुद्दीन जंगी इधर अस्कलान पर हमला करता और अस्कलान भी खो देते हम। तुम लोग नालायक हो, तुम लोगों को कोई सियासत का पता ही नहीं है। वो सिपाही को हुक्म देता है कि विक्टोरिया का पकड़ लो और कुदस ले जाओ, इसको तो मैं वही पूछूंगा। इसके वो ग्रेगोर को कहते हैं तो तुम किसी खुशी मना रहे हो, तुम्हें मैं पकड़ने मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूँ, अस्कलान छोड़ दो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अगर तुम मुझे 2 दिन बाद यहाँ नज़र आए तो अपनी फ़ौज को लेकर अस्कलान आऊँगा और यहाँ तुम्हारा सर उतारूँगा। इसके बाद ये कहने के बाद वो मलका विक्टोरिया को लेते हैं और कुदस चले जाते हैं। अगले सीन में इस्मत खातून और बाकी कबायली सरदारों को बताया जाता है। यहाँ मलक मंसूर खबर देता है कि नूरुद्दीन जंगी पर हमला हुआ है, शाम पर भी हमला हुआ है और इस बात का जिम्मेदार हमें ठहरा रहे हैं, ये जुल्म की कोई चाल है। इस्मत खातून हैरान होती है और कहती हैं हम पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं, हम तो इधर बैठे हुए हैं। यहाँ फिर एक सिपाही बताता है कि जो वहाँ आदमी मारे गए हैं उन सब में हमारे निशानात मिले हैं और तमाम बातें इस बात का इंदिया दे रही हैं कि हमला हमने किया है। इस्मत खातून कहती है हमें तो पहले ही जंग का ऐलान कर दिया है, अगर हमें कोई हमला करना होता तो हम मैदान जंग में करते, ये ज़रूर जंगिया की कोई चाल है, हम देख लेंगे। यहाँ एक कबायली सरदार बोलता और कहता है इस्मत खातून आपको भी कुछ भी नहीं पता, आप नूरुद्दीन जंगी से अब भी मोहब्बत करती हैं और आपके दिल में अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है नूरुद्दीन जंगी के लिए, बेहतर है आप ये पोस्ट छोड़ दीजिए, मैं सरबराह बनता हूँ और हम इंतकाम लेते हैं। इस्मत खातून को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और कहती है तुमने मेरी इज़्ज़त के बारे बात की है, तुमने मेरे किरदार के बारे भी बात की है। वो फिर तलवार निकालते हैं, सरदार का गला उतार देती हैं और कहती हैं अगर अब भी किसी को शक है तो वो आए और मेरे से मुकाबला कर ले, मैंने अपनी जंग तलवार से निकाल दी है और अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। जो कोई मेरे साथ लड़ना चाहता है मेरे साथ आ जाए और जो नहीं लड़ना चाहता मेरे सामने आ जाए ताकि मैं उसका गला काट सकूँ। दूसरी जानिब अगले सीन में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को महल में दिखाया जाता है। यहाँ मलिक नसरुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को इंसिस्ट कर रहा होता है कि फ़ौरन लश्कर तैयार करें और रवाना होते हैं बोरा कबीले की जानिब। हम पर हमला करते हैं और मैं अपनी बीवी का इंतकाम लेना चाहता हूँ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मलिक नसरुद्दीन को देखकर शिकू से पूछते हैं क्या लश्कर तैयार है। शिकू बताते हैं कि हाँ लश्कर बिल्कुल तैयार है, हम जंग के लिए भी तैयार हैं। सुल्तान मजीद पूछते हैं कि सलाहुद्दीन का कुछ पता लगा, लेकिन सिपाही कहते हैं अभी तक सलाहुद्दीन का कुछ पता नहीं, सिपाही सलाहुद्दीन को ढूंढ रहे हैं। इसके बाद ये कहने के बाद सुल्तान ने कहते हैं चले आए फिर हम जंग की तरफ रवाना होते हैं।
और उनको इस्मत खातून को और बोला कबीले को इस बात की सज़ा देते हैं जो उन्हें आज हमारे साथ किया है। अभी सुल्तान नूर जंगी महल से निकलने ही लगते हैं कि सामने सलाहुद्दीन की एंट्री हो जाती है। सलाहुद्दीन आकर बताते हैं कि जंग नहीं हो सकती, मैंने ये जंग देख लिया है किसने करवाई है, मुझे पहाड़ी आका ने कैद किया हुआ था। असल में यहाँ फ़िदाइयों ने चाल चली है और फ़िदाइयों ने कबायलियों का रूप धार कर ये जंग की है ताकि हम मुसलमान आपस में लड़ें। अब जब सच वाजिया हो गया है तो बेहतर हम इस्मत खातून पर हमला ना करें। मलिक नसरुद्दीन इस बात पर यकीन नहीं करता और सुल्तान को कहता है कि इसे मुँह वाली बातें हैं, आप अल्फाज पर किस तरह यकीन कर सकते हैं, इसके पास तो कोई सबूत भी नहीं। सलाहुद्दीन कहता है मेरा सबूत यह है कि मैं आज इसके पास से होकर आया हूँ, मैं वहाँ कैद था, मैंने इसकी बातें सुनी हैं, बेहतर है हम सब कुछ छोड़ दें। सुल्तान नूर जंगी भी कहते हैं कि देखो नसरुद्दीन ये बात माकूल है, सलाहुद्दीन सही कह रहा है। शुक्र है सलाहुद्दीन टाइम पर आ गया और ये जंग रुक गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और इसी तरह एपिसोड 30 की एंडिंग होती है। आपको अभी तक सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ कैसी लगी इस बारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो सबसे पहले और बआसानी मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शहर शाम में फ़िदाइयों का और सलेबियों का हमला हो जाता है। यहाँ फ़िदाई कबायलियों के रूप पर हमला करते हैं जिसे सबको ये लगता है कि इस्मत खातून ने सलेबियों के साथ हमला किया है। इस हमले में नजमुद्दीन अय्यूब बड़ी बहादुरी से लड़ते दिखाई देते हैं। इसी दौरान महल में अभी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी शिरकू से पूछ ही रहे होते हैं कि सलाहुद्दीन का कुछ पता चला, और मैंने तुम्हें कहा है कि शहर में सिपाहियों को फैला दो, कि तुमने फैला दिया। ये कहते ही एक सिपाही अंदर दाखिल होता है और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को खबर देता है कि सुल्तान हमारे शहर पर हमला हुआ है, हम हर दरवाजे पर यहाँ जंग लड़ रहे हैं। यहाँ सुल्तान शिरकू पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें कहा भी था कि महल में सिपाहियों को बढ़ा दो और शहर में सिपाहियों को फैला दो, लेकिन तुमने अभी तक मेरी बात नहीं मानी। अब जंग का वक्त आ गया है, अपनी तलवारों को निकाल लो। यहाँ शिरकू सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को कहते हैं कि सुल्तान आप इधर रुक जाएं, हम खुद जंग लड़ लेते हैं। लेकिन सुल्तान कहते हैं इस वक्त मेरी कौम को यहाँ मेरी ज़रूरत है, मैं महल के अंदर नहीं रह सकता, अब जहाद का वक्त है, हम बाहर निकलेंगे। ये कहकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने महल से बाहर निकलते हैं और एक लश्कर जमा करते हैं और महल के तमाम दाखिली और खारजी दरवाज़ों पर लड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ बाज़ार जहाँ औरतें काम कर रही होती हैं वहाँ नजमुद्दीन अय्यूब की बेटी आती है और बताती है शाम में हमला हो गया है, शहर पर हमला हो गया है, अब हमें उठना होगा, हमें लड़ना होगा। जहाँ नजमुद्दीन अय्यूब की बीवी और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की बीवी जो शाम की मलका थी उन्होंने अपनी तलवार को निकाल लिया और जंग शुरू कर दी। इसी दौरान यहाँ पीछे से एक सिपाही नमूदार होता है जो असल में फ़िदाई होता है। ये फ़िदाई यहाँ नसरुद्दीन की बीवी बेरा खातून के पीछे आ जाता है और पीछे से उसके पेट पर खंजर मार देता है। इस खंजर से नजमुद्दीन की बीवी और नसरुद्दीन की बीवी बहुत ज़ख्मी हो जाती हैं और बेरा खातून फ़ौरन ही गिर जाती हैं। असल में इस सिपाही को हशाशियों का सरबराह पहाड़ी आका तैयार करता है और इसको पहला फरीदा देता है कि अगर तुम बेरा खातून को मार लो तो तुमको मेरी मनचाही जन्नत मिल जाएगी। वो सिपाही भी इसी तरह करता और बेरा खातून को मारने के बाद वहाँ से फ़रार हो जाता है। ये सीन मलका खातून देख रही होती हैं। मलका बेरा खातून को आवाज़ भी देती हैं कि होश में रहना, मैं बस अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। और यहाँ तमाम शाम के हर दरवाज़े पर और बाज़ारों में जंग का समा होता है। लेकिन बहुत थोड़ी देर में ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फ़ौज सलेबियों पर गलबा पा लेती हैं और आहिस्ता आहिस्ता तमाम सलेबी सिपाही और तमाम कबायली रूप वाले फ़िदाई मारे जाते हैं। इसके बाद मलका खातून बेरा खातून को देखने जाती हैं, लेकिन वहाँ बहुत देर हो चुकी होती है और बेरा खातून शहीद हो जाती हैं। यही देखते ही वहाँ नजमुद्दीन अय्यूब और मलिक नसरुद्दीन आ जाते हैं। मलिक नसरुद्दीन कहते हैं बेरा खातून किधर है, मलका मुझे बताइए। मलका पहले तो हिचकिचाती हैं और फिर नसरुद्दीन को बताती हैं कि आपकी बीवी को ज़ख्म लगा है और वो शहीद हो गई है। ये सुनते ही मलिक नसरुद्दीन अपनी बीवी बेरा खातून की तरफ भागता है, उसको जगाने की कोशिश करता है और रोना शुरू कर देता है और बार बार कहता है इस्मत खातून मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी बीवी को मारा है, मैं तुम्हारा सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। इसी दौरान सुल्तान नजमुद्दीन अय्यूब और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी
यहाँ सिपाहियों की जांच करते हैं कि यहाँ सलेबी सिपाही कौन थे और यहाँ जो कबायली रूप में आए थे वो कौन थी, लेकिन तमाम तर इशारे इस्मत खातून की तरफ ही जा रहे थे। शिरकू बताते हैं कि हमने आज ही देखा था कि सलेबी सिपाही सोना लेकर इस्मत खातून की तरफ जा रहे थे। तो ये हो सकता है कि इस्मत खातून ने उनकी बात मान ली हो और उनसे इत्तेहाद कर लिया हो। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बड़ी सोच विचार के बाद शिरकू कहते हैं, हाँ, अब जब सब इशारे उन्हीं की तरफ जा रहे हैं तो अब हमें लश्कर तैयार करना होगा, अब हम जाकर हमला करेंगे। और साथ साथ कहते हैं कि इस्मत खातून आपने अच्छा नहीं किया, मैंने आप पर दया दिखाई लेकिन आपने ये इत्तेहाद करके हम पर ज़ख्म नहीं दिया बल्कि अपने लिए मौत खुद तैयार की है। आप मेरे इंतकाम का मज़ा चखिएगा। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन फिदाइयों की कैद में होता है और वहाँ कुछ पहरेदार सलाहुद्दीन को धुआं सुंघा रहे होते हैं ताकि इस धुएँ से सलाहुद्दीन की होश चली जाए और वो अक्ल से महफूज हो जाए। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ बहुत समझदारी से काम लेते हैं, एक खंजर साथ लाते हैं। वो खंजर से अपनी रस्सी को खोलते हैं और एक्टिंग करते हैं कि वो बेहोश हो गए हैं। बेहोशी देखते ही पहरेदार सलाहुद्दीन के पास आते हैं और कहते हैं, मुबारक हो, तुम भी हमारी जन्नत में आ गए हो। लेकिन सलाहुद्दीन यहाँ पहरेदार को पकड़कर उन्हें कत्ल कर देते हैं। इस कत्ल के दौरान के बाद सलाहुद्दीन अभी गार्ड से बाहर निकलते हैं कि उन्हें पता लगना शुरू हो जाता है कि जो धुआं उन्हें पिलाया गया है वो उन पर असर कर रहा है। सलाहुद्दीन यहाँ बेहोशी और डगमगाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान जैसे ही वो गार्ड से बाहर निकलते हैं, यहाँ फिदाइयों के सिपाही सलाहुद्दीन को घेराबंदी कर लेते हैं और सलाहुद्दीन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, देखो सलाहुद्दीन, तुमने हमारी गार्ड से निकलना चाहा लेकिन हमने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम्हारा इंतकाम देखोगे। अभी एक फिदाई सिपाही ये कहता है कि इसी दौरान वहाँ अदसिस बे और हाली बे आ जाते हैं और इन सिपाहियों को पूरी तरह नाकाम कर देते हैं और बहादुरी से लड़ते हैं। वो फ़ौरन भागते सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास जाते हैं और सलाहुद्दीन कहते हैं कि आप ठीक है मलिक हज़रत। सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं ठीक हूँ, शाम पर हमला हुआ है। फिदाइयों की ये चाल है कि वो ये हमला कबायलियों पर डालेंगे, लेकिन असल में ये हमला उन्होंने ही किया है। तो हमें जल्दी यहाँ शाम में जाना होगा और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इस बात से आगाह करना होगा ताकि मुसलमानों की आपसी जंग रुक सके। लेकिन सलाहुद्दीन ये कहते ही बेहोश हो जाते हैं और यहाँ सिपाही समझ जाते हैं कि सलाहुद्दीन पर यहाँ धुएँ का असर हो गया है। वो सलाहुद्दीन को एक नदी के किनारे लेकर जाते हैं और सलाहुद्दीन का मुंह धुलवाते हैं और उसके मुंह पर पानी के छट्टे भी मारते हैं। इससे सलाहुद्दीन को फ़ौरन होश आ जाती है और सलाहुद्दीन होश में आते ही कहते हैं, शाम पर हमला हुआ, तुम लोगों ने कुछ किया? लेकिन सिपाही बताते हैं, आप तो बेहोश हो गए थे, हम तो आपको उठाने में लगे हैं, अभी तक शाम नहीं गई, हमें नहीं पता शाम में क्या सूरत हाल है। सिपाही मज़ीद पूछते हैं कि आपने धुएँ से कैसे बचे? इस धुएँ से तो बड़े बड़े सिपाही नहीं बच पाते। सलाहुद्दीन कहता है, मुझे पता था इस धुएँ में क्या क्या हो सकता है, मैंने इसलिए बड़ी समझ सोच के साथ सांस लिया और जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहा, इसलिए अब मैं ये सही खड़ा हूँ। चलो अब जल्दी शाम में चलते हैं, वहाँ जाकर सूरत हाल देखते हैं। सलाहुद्दीन कहने के बाद फिर हम लोग घोड़े पर बैठते हैं और शाम के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब एक पहाड़ी की चोटी से ग्रेगोर और पहाड़ी आका ये सारा सीन देख रहे होते हैं कि किस तरह शाम की तबाही हो रही है। पहाड़ी आका ग्रेगोर कहता है, देखो यहाँ दुनिया का हर फासला मैं ही करता हूँ, मैंने तबाही का फ़ैसला कर लिया, अपने अजाब का रुख जंगियों की तरफ कर दिया है, देखो वो मेरी तबाही से जल रहे हैं। ग्रेगोर यहाँ आका से पूछता है कि आपको लगता है कि जब आपके सिपाही कैद हो जाएंगे तो मुंह नहीं खोलेंगे? ऐसा भी हो सकता है कि वो मुंह खोल दें और आपका राज सारा खुल जाए, क्योंकि तुम तो एक जादूगर हो। यहाँ पहाड़ी आका अपने सिपाहियों को कहता है कि फिदाइयों, जन्नत के लिए मेरे लिए जान दे दो। वो सारे सिपाही वहाँ पहाड़ी से कूद जाते हैं। ग्रेगोर के ये सिपाही सारा सीन देखकर बहुत हैरान होते हैं और इस बात पर यकीन नहीं करते किस तरह हो सकता है ये कि इसके सिपाही इसके सिर्फ एक कहने पर ही जान दे दें। यहाँ पहाड़ी आका ये बात बोलता है और कहता है, जिस तरह तुम लोग दुनिया से प्यार करते हो, मेरे सिपाही मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि जन्नत मेरे कदमों के नीचे है और मैं इस जन्नत को तकसीम करूँगा। इससे अगले सीन में मलक नसरुद्दीन को दिखाया जाता है जो महल में अपनी बीवी के लिए रो रहा होता है। तो उसकी बीवी की लाश पड़ी होती है, उसका बेटा भी यहाँ क्रिया जारी कर रहा होता है। यहाँ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी आते हैं, अपने भाई को कहते हैं, ताज़ियत कबूल करो, उन्होंने हमारे ख़ानदान पर हमला किया, हम इसका इंतकाम ज़रूर लेंगे, सिर्फ तुम सब्र रखो। लेकिन मलक नसरुद्दीन यहाँ गुस्से में आ जाता है और कहता है, भाई ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है, आपने इस्मत खातून को रियायत बख्शी, उसकी बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं किया, देखो आज हमारे साथ क्या हो गया, उसने मेरी बीवी को मार दिया।
तो आप ये बात छोड़ ही दे कि आपको इसका कोई गम है। ये सब हुआ ही आप ही की वजह से है। सुल्तान कहते हैं तुम अभी गम की हालत में हो, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, तुम एक बार ठंडे हो जाओ, फिर हम जल्दी फैसला करते हैं। मलिक नसरुद्दीन कहते हैं फैसला क्या करना है, जल्दी जंग का लश्कर तैयार करें और हमला करें, यही अब हमारा इंतकाम को ठंडा कर सकता है। अभी ये मुकालमा चल ही रहा होता है कि सामने से शहनशाह बाल्डन आ जाता है। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी कहते हैं तुम्हारी हिम्मत ही कैसे हुई, तुमने एक तरफ मेरे पर हमला किया और तुम भी इधर आ गए हो, तुम्हारे स्लेबीज पर पहले हमारे शहर को तबाह किया और अब तुम आ गए हो। लेकिन शहनशाह बाल्डन कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मेरी बहन विक्टोरिया और ग्रेगोर का काम है, लेकिन आप मेरे पर यकीन कीजिए मैं ग्रेगोर और विक्टोरिया दोनों से इंतकाम लूँगा और मैं खुद सजा दूँगा ताकि आपका इंतकाम ठंडा हो सके। लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी कहते हैं मैं तुम्हारी नीयत पर एतबार कैसे करूँ, तुम तो एतबार करने के लायक ही नहीं हो। यहाँ शहनशाह बाल्डन एक पेशकश करता है और कहता है बेहतर है हम अपने इत्तेहाद बढ़ाएं ताकि हम जल्दी ये जंगों को एक खात्मा कर सकें। इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक पेशकश है, मैं अपनी बहन विक्टोरिया का हाथ सलाहुद्दीन के लिए देने को तैयार हूँ। हम विक्टोरिया और सलाहुद्दीन की शादी कर सकते हैं जिससे ये इत्तेहाद हो जाए। इसी दौरान मलिक नसरुद्दीन ये सीन देखता है और कहता है शहनशाह बाल्डन तुम इधर किधर। वो अपनी तलवार निकाल कर हमला करने ही लगता है कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी से रोक देते हैं। मलिक नसरुद्दीन बहुत हैरान होता है और कहता है भाई आप क्या कर रहे हैं, इसने मेरी बहन को मारा है। लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी बताते हैं कि इससे तुम्हारी बहन को नहीं मारा, ग्रेगोर और विक्टोरिया का सारा हाथ था। ये सुनकर मलिक नसरुद्दीन ज़रा ठंडा होता है और बार्जन सुल्तान नूरुद्दीन को कहता है मैं जा रहा हूँ, मेरी पेशकश पर गौर कीजिएगा, मैं आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। इसके बाद शहनशाह बाल्डन अस्कलान जाते हैं जहाँ मलका विक्टोरिया और ग्रेगोर जश्न मना रहे होते हैं। ग्रेगोर विक्टोरिया कहता है देखो मैंने साबित कर दिया मैं एक मजबूत जंगजू हूँ, अब मेरी इंतकाम की आग भी ठंडी हो चुकी है, शाम भी जल रहा है और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, ये सब आका की वजह से है। ये मुकालमा चल ही रहा होता है कि आज शहनशाह बाल्डन आ जाते हैं और कहते हैं मैं आ गया हूँ, कोई फतह नहीं हुई, शुक्र करो मैंने तुम्हें बचा लिया, अगर आज मैं ना होता तो अभी नूरुद्दीन ज़ंगी इधर अस्कलान पर हमला करता और अस्कलान भी खो देते हम। तुम लोग नालायक हो, तुम लोगों को कोई सियासत का पता ही नहीं है। वो सिपाही को हुक्म देता है कि विक्टोरिया का पकड़ लो और कुदस ले जाओ, इसको तो मैं वही पूछूंगा। इसके वो ग्रेगोर को कहते हैं तो तुम किस चीज़ की खुशी मना रहे हो, तुम्हें यहाँ पकड़ने आओ, मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूँ, अस्कलान छोड़ दो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अगर तुम मुझे 2 दिन बाद यहाँ नज़र आए तो अपनी फ़ौज को लेकर अस्कलान आऊँगा और यहाँ तुम्हारा सर उतारूँगा। इसके बाद ये कहने के बाद वो मलका विक्टोरिया को लेते हैं और कुदस चले जाते हैं। अगले सीन में इस्मत खातून और बाकी कबायली सरदारों को बताया जाता है। यहाँ मलिक मंसूर खबर देता है कि नूरुद्दीन ज़ंगी पर हमला हुआ है, शाम पर भी हमला हुआ है और इस बात का जिम्मेदार हमें ठहरा रहे हैं, ये जुल्म की कोई चाल है। इस्मत खातून हैरान होती है और कहती हैं हम पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं, हम तो इधर बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक सिपाही बताता है कि जो वहाँ आदमी मारे गए हैं उन सब में हमारे निशानात मिले हैं और तमाम बातें इस बात का इंदिया दे रही हैं कि हमला हमने किया है। इस्मत खातून कहती है हमें तो पहले ही जंग का ऐलान कर दिया है, अगर हमें कोई हमला करना होता तो हमें रहने जंग में करते, ये ज़रूर ज़ंगी की कोई चाल है, हम देख लेंगे। यहाँ एक कबायली सरदार बोलता और कहता है इस्मत खातून आपको भी कुछ भी नहीं पता, आप नूरुद्दीन ज़ंगी से अब भी मोहब्बत करती हैं और आपके दिल में अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है नूरुद्दीन ज़ंगी के लिए, बेहतर है आप ये पोस्ट छोड़ दीजिए, मैं सरबराह बनता हूँ और हम इंतकाम लेते हैं। इस्मत खातून को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और कहती तुमने मेरी इज़्ज़त के बारे बात की है, तुमने मेरे किरदार के बारे भी बात की है। वो भी तलवार निकालते हैं और सरदार का गला उतार देती हैं और कहती हैं अगर अब भी किसी को शक है तो वो आए और मेरे से मुकाबला कर ले, मैंने अपनी जंग तलवार से निकाल दी है और अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। जो कोई मेरे साथ लड़ना चाहता है मेरे साथ आ जाए और जो नहीं लड़ना चाहता मेरे सामने आ जाए ताकि मैं उसका गला काट सकूँ। दूसरी जानिब अगले सीन में सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को महल में दिखाया जाता है। यहाँ मलिक नसरुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को इंसिस्ट कर रहा होता है कि फ़ौरन लश्कर तैयार करें और रवाना होते हैं बोड़ा कबीले की जानिब और हम पूरा हमला करते हैं और मैं अपनी बीवी का इंतकाम लेना चाहता हूँ। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी मलिक नसरुद्दीन को देखकर शिरकू से पूछते हैं क्या लश्कर तैयार है। शिरकू बताते हैं कि हाँ लश्कर बिल्कुल तैयार है, हम जंग के लिए भी तैयार हैं। सुल्तान मज़ीद पूछते हैं कि सलाहुद्दीन का कुछ पता लगा, लेकिन सिपाही कहते हैं अभी तक सलाहुद्दीन का कुछ पता नहीं, सिपाही सलाहुद्दीन को ढूंढ रहे हैं। इसके बाद ये कहने के बाद सुल्तान मुझे कहते हैं चले आए फिर हम जंग की तरफ रवाना होते हैं
और उनको इस्मत खातून को और बोला कबीले को इस बात की सज़ा देते हैं जो उन्हें आज हमारे साथ किया है। अभी सुल्तान नूर जंगी महल से निकलने ही लगता है कि सामने सलाहुद्दीन की एंट्री हो जाती है। सलाहुद्दीन आकर बताते हैं कि जंग नहीं हो सकती, मैंने ये जंग देख लिया है किसने करवाई है, मुझे पहाड़ी आका ने कैद किया हुआ था। असल में यहाँ फ़िदाइयों ने चाल चली है और फ़िदाइयों ने कबायलियों का रूप धार कर ये जंग की है ताकि हम मुझसे आपस में लड़ें। अब जब सच वादिया हो गया है तो बेहतर हम इस्मत खातून पर हमला ना करें। मलिक नसरुद्दीन इस बात पर यकीन नहीं करता और सुल्तान को कहता है कि इसे मुँह वाली बातें हैं, आप अल्फाज पर किस तरह यकीन कर सकते हैं, इसके पास तो कोई सबूत भी नहीं। सलाहुद्दीन कहता है मेरा सबूत यह है कि मैं आज उसके पास से होकर आया हूँ, मैं वहाँ कैद था, मैंने उसकी बातें सुनी हैं, बेहतर है हम सबको छोड़ दें। सुल्तान नूर जंगी भी कहते हैं कि देखो नसरुद्दीन ये बात माकूल है, सलाहुद्दीन सही कह रहा है। शुक्र है सलाहुद्दीन टाइम पर आ गया और ये जंग रुक गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और इसी तरह एपिसोड 30 की एंडिंग होती है। आपको अभी तक सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ कैसी लगी इस बारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो सबसे पहले और बआसानी मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।